हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों हम इस वीडियो के दौरान आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन में से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूशन यूनिट का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो आपके पास टॉपिक है, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन 100% आना है, कंफर्म 100% कंफर्म क्वेश्चन आना ही है, ठीक है नहीं। तो आज हम अपने लेक्चर के दौरान आपको सॉल्यूशन यूनिट का जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, इसके ऊपर जो वेंटो फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस भी कराएंगे और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट फ्रॉम जीरो से हीरो तक, ठीक है नहीं, जीरो से हीरो तक का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ठीक है नहीं। मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास बच्चों सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, हम बेसिक से शुरू करेंगे जिससे कि जो बच्चा बेसिक नहीं जानता है वो भी सारा का सारा कंसेप्ट जान पाए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम, है ना, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड ना करें, ठीक है नहीं। छोटा सा लिख देते हैं, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करें, बट नॉट ऑन देयर नेचर, बट नॉट ऑन देयर नेचर, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड ना करें। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल हमारे पास 4 तरीके की होती है ना। पहली होगी हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है नहीं। जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये होगा पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन का पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सब्सटेंस। पी नॉट ए होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और पी नॉट ए फिर से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट का, और ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास बी वाले का मतलब सॉल्यूट का, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, याद रखना, ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स ऊपर और नीचे आता है दोनों के, सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के भी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये हमारे पास ये कितना एलिवेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, है ना। के बी एक कांस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं हम एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम इसे, है ना, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ बच्चों हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये भी, और एम मोलैलिटी है, और डेल्टा टीएफ क्या है कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है ना, डेल्टा टीएफ है कितना फ्रीजिंग पॉइंट घटता है जब एक हमारे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वोलेटाइल के अंदर मिलता है, तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, ये वो हो जाएगा। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों वही जाना पहचाना सा, जिसने ऑस्मोटिक प्रेशर समझना हो वो पीछे स्क्रॉल करे जरा, हमारी एक वीडियो बनी हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर समझा रखा है। तो देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाए इज इक्वल टू सी क्रॉस आर क्रॉस टी। ये हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, सिंपल है बच्चों। अब ये देखना, जरा ध्यान देना, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। ध्यान से बात सुनिए बच्चों, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल आपको क्या बोलते हैं बेसिक से उठा रहा हूं मैं सारा टॉपिक, तो ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, सब्सटेंस होंगे हमारे पास 2 तरीके के, ठीक है नहीं। एक तो होगा इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रोलाइट तो बच्चों सब्सटेंस जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो करे, ध्यान देना जरा। इलेक्ट्रोलाइट तो वो सब्सटेंस होगा विच शोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या तो वो डिसोसिएशन शो करे या एसोसिएशन शो करे, ठीक है नहीं। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना,
एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे दो मॉलिक्यूल मिलकर आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है, एसोसिएट हो गए, है ना। अगर दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बन जाते हैं तो इसे डाइमर बोलते हैं, इसे डाइमर बोलेंगे, ठीक है। अगर तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक हो रहे हैं तो इसे ट्राइमर बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ट्राइमर। अगर चार मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जा रहे हैं, A4 बन गया, चार मॉलिक्यूल, इसे बनेंगे टेट्रामर, टेट्रामर। तो ये एसोसिएट हो रहे हैं। और डिसोसिएशन में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होकर क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। देखो एक मॉलिक्यूल मिलकर टूट गया और दो में कन्वर्ट हो गया, डिसोसिएट हो गया, है ना। और जैसे मान लीजिए ये भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल हो पूरा का पूरा, ये हमारे पास तीन कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाए। देखो A पॉजिटिव और ये हमारे पास कुछ और XYZ इसके अंदर जुड़ गया, है ना। ये भी हो सकता है तीन कंपोनेंट हो जाए इसके अंदर। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये AB पूरा का पूरा कैटायन है और ये एनायन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना जरा। अच्छा, ये कुछ ऐसा ले लेते हैं हम, A2B ले लेते हैं, A2B ले लेते हैं, तो ये होगा 2A पॉजिटिव और ये हो गया सिंगल B नेगेटिव। तो देखो दो तो ये हो गए और एक ये हो गया, ये 3 मोल में डिसोसिएट हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वो होते हैं जो ना तो डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे, विच नीदर डिसोसिएट नोर एसोसिएट। ना तो वो डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे। तो बच्चों ये जितने भी सारे के सारे फॉर्मुलेज एप्लीकेबल हैं, ये इनके लिए एप्लीकेबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के, जो ना तो डिसोसिएट करे और ना एसोसिएट करे, इनके लिए एप्लीकेबल है। और इनमें एग्जाम्पल कौन कौन सा लें? इनके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, है ना, हमारे पास यूरिया हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स इसके लिए एप्लीकेबल है। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ऐसे एग्जाम्पल इनके लिए एप्लीकेबल है, जो ना तो डिसोसिएट होते ना एसोसिएट होते, वो सारे के सारे इसके अंदर फिट बैठ जाएंगे, ठीक है नहीं। वो सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है और सबके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जुड़ जाएगी और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी अननोन वैल्यू है वो निकल जाएगी, ठीक है। अगर देखो ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, ये मोलैलिटी है, ये भी मोलैलिटी है, और ये C कंसंट्रेशन किसकी है? मोलैरिटी। पिछली वाली वीडियो देखिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जानना है, ठीक है नहीं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? देखो बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने टॉपिक, अभी मैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तक पहुंचा ही नहीं। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखो मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं। और बच्चों अगर आपने यहां तक का पार्ट नहीं देखा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है क्या। मतलब आपको यह भी देखना जरूरी है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को जानने के लिए। बड़े आगे चलिए बच्चों, अब देखना जरा ध्यान देना। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास, जरा इसकी शक्ल देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या? जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन बच्चों जब एसोसिएशन हो रही है किसी मॉलिक्यूल की, तो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बन जाता, तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक बन जाएगा, चार मॉलिक्यूल मिलकर एक बन जा रहा है। और जब देखना जरा, जब डिसोसिएशन हो रही है, एसोसिएशन में तो कंबाइन हो रहे हैं और डिसोसिएशन में क्या हो रहा है? टूट रहे हैं। एक मॉलिक्यूल मिलकर दो में कन्वर्ट हो गया, दो कंपोनेंट में बदल गया। तीन मिलकर किस में हो जाए? देखो तीन, एक कंपाउंड टूट के तीन में भी बदल सकता है, ये भी डिसोसिएट हो रहा है ना। तो देखो जरा ध्यान दो, एसोसिएशन में दो मॉलिक्यूल मिलकर जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? देखना जरा ध्यान देना। आपके पास ये जितनी भी सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जरा एक बार शक्ल देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये XB का फॉर्मूला क्या होता है? XB होता है हमारे पास मोलर मास, किसका? सॉल्यूट का। देखो जरा ध्यान दो, XB होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। इसमें भी देखो मोलैलिटी में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे आएगा मोलैलिटी में, है ना। इसमें भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हमें ये वाली बात पता लगी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। ये याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। सब में देखो, सब में चेक कर लो, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक कंपोनेंट का अगर हम डिसोसिएशन करा देते हैं, एसोसिएशन करा देते हैं, तो डिसोसिएशन करने पर एक का दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, तो पार्टिकल्स की क्वांटिटी तो बढ़ गई
और हम देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो एक के हिसाब से निकाल रहे हैं हम तो, और आना किसके हिसाब से चाहिए था, 4 के हिसाब से या 3 के हिसाब से या 2 के हिसाब से। इसका मतलब हमारा आंसर तो गलत हो गया। इसको थोड़ा सा समझे इस कंडीशन को। इस कंडीशन को समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ले, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने इथेनोइक एसिड ले लिया। ध्यान से बात सुनेंगे जरा, पहले मैं एसोसिएशन का एग्जांपल ले रहा। इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के केस में बच्चों ये केस 1 हो जाएगा हमारा, केस 1। एसोसिएशन के केस में मैंने इथेनोइक एसिड ले लिया CH3COOH, ठीक है। तो देखो दो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे, एसोसिएट कर जाएंगे, और एसोसिएट करने पर देखो क्या होगा, ये बनेगा CH3COOH का होल ट्वाइस। ये दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बन गया। एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, 60। एक मॉलिक्यूल का मास था 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, नहीं 60 लिख लेते खाली, 60 यूनिट, ठीक है। और जब ये कंबाइन हो गया तो अब इसका मास कितना हो गया, 120 यूनिट। आ रही बात समझ में, इसका मास बदल गया, 120 यूनिट हो गया इसका मास। तो देखो इसका मोलर मास रखना था हमें, और हमने रख दिया इसका। आंसर सही आएगा गलत आएगा, अब आप बताओ मेरे को। आंसर तो गलत ही आएगा भाई। देखो ये तो एक मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दो मॉलिक्यूल के बीच में, और जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो बच्चों क्या होगा, देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो अब तो मोलर मास बदल गया। मोलर देखो कॉम्पोनेंट, देखो कंपाउंड तो एक ही है। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि देखो हमने ये रख दिया ये, क्योंकि मोलर मास इथेनोइक एसिड का ये होता है, लेकिन ये तो एसोसिएट कर गया, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो गया, 120 हो गया। जब मोलर मास चेंज हो गया, जब मोलर मास चेंज हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदलेगी। आ रही बात समझ में। मोलर मास डबल हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आया, क्लिक करा दिमाग में। अब देखो मान लीजिए अगर सपोज कीजिए ये डाइमर का केस ले लिया मैंने, ट्राइमर में भी ऐसे ही होगा, है ना। अब केस 2 ले लेता हूं मैं, केस 2 में ले लिया मैंने अच्छा एक बात याद रखना, अब केस 2 में ले लिया हमने, बताऊंगा अभी जो बात याद रखने की है अभी बताऊंगा। केस 2 में ले लिया हमने इन केस ऑफ डिसोसिएशन। इन केस ऑफ डिसोसिएशन जरा ध्यान देंगे, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट है और ये डिसोशिएट हो गया, ये डिसोशिएट हो गया हमारे दो कंपोनेंट में, A पॉजिटिव एक्वस, B नेगेटिव एक्वस, ये डिसोशिएट हो गया दो में, ठीक है। तो देखो हम 1 मोल के हिसाब से निकाल रहे थे, और निकलना कितने के हिसाब से, 2 मोल के हिसाब से। देखो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, है ना। मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लो ये निकाल रहे हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम, 1 मोल के अकॉर्डिंग। KB की वैल्यू रखी हमने, और मोलैलिटी जो भी होगा हमारे पास 0.01 है, आंसर निकाल दिया हमने 0.01 KB आंसर निकल गया। लेकिन ये तो 1 मोल के हिसाब से आया, ये तो 1 मोल के हिसाब से आया। और ये देखो ये तो हमारे पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, और यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं, 2 मोल हो चुके हैं। सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए 2, ठीक है नहीं। अगर यहां 1 रखोगे, ध्यान देना जरा, आपने अगर यहां पर 1 रख दिया तो इसका तो मोलर मास बदल चुका है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करेगी, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, है ना। तो यहां पर अगर आपने यहां पर अगर 2 नहीं रखा तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि 2 मोल के हिसाब से हमें निकालना है और हम निकाल रहे हैं 1 मोल के हिसाब से। आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा घुसते हैं हम इस टॉपिक के अंदर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है क्या। बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वो मास होता है, ध्यान देना जरा, जब हमारे पास कंपाउंड एसोसिएट करता है, डिसोसिएट करता है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के दौरान कंपाउंड का मोलर मास बदलता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास बदल गया, डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास बदलता है ना। तो देखना जरा हमने ना, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन चेंज्ड, ये चेंज हो जाएगा। और ये जो चेंज मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है ना, दिस चेंज इन मॉलिक्यूलर मास, ये जो चेंज हुआ है मॉलिक्यूलर मास में, दिस चेंज इन मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा।
और इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए वेंट हॉफ एक साइंटिस्ट है, उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा है और ये कह रहा है कि ये फैक्टर इंट्रोड्यूस करो, आपका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो निकल जाएगा। ठीक है नहीं? तो टू फाइंड दिस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, टू फाइंड दिस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट हॉफ गेव अ टर्म, वेंट हॉफ ने एक टर्म दी है नोन हैज वेंट हॉफ फैक्टर, उसे हम बोलेंगे वेंट हॉफ फैक्टर, उसे वेंट हॉफ फैक्टर बोलेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आई है ना। मैथमेटिक्स में भी आई यूज होता है, ऑइटा, ऑइटा के नाम से, लेकिन ये ऑइटा नहीं है, ये वेंट ऑफ फैक्टर है। ठीक है नहीं? अब आई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ध्यान देना जरा, इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? आई की वैल्यू निकलेगी आपके पास, डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, दोनों केस ले लेते हैं एक साथ, दोनों केस ले लेते हैं एक साथ। तो आई की वैल्यू निकलेगी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है नहीं? आई की वैल्यू यहां से निकलेगी। आई की वैल्यू हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू निकलेगी हमारे पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं? और जब इस आई को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी नोट ए माइनस का पी अपॉन पी नेट ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी, ये एक्स बी है ना पूरा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी क्रॉस एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ क्रॉस एम, पाई इज इक्वल टू आई क्रॉस सी क्रॉस आर टी। ठीक है नहीं? ये वेंट ऑफ फैक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है नहीं? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अभी और पढ़ेंगे इसके अंदर, अभी बहुत डीप कंसेप्ट है हमारा। आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा समझ में, रिलेट कर पा रहे हैं ना क्वेश्चन टॉपिक से? हाँ, यही होना चाहिए बच्चों। आई को निकालने के हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, जरा चेक करिए। ठीक है, बड़े आगे नोट्स बनाते रहिए बच्चों, प्रॉपर नोट्स आपके पूरे होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे बच्चों इसके बारे में और थोड़ा सा। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी डायरेक्ट? देखो, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अच्छा याद रखना, अगर डिसोसिएशन का केस होगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का केस है तो जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl डिसोशिएट करेगा, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ये बनेगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, आई की वैल्यू 2 आ गई। मान लीजिए CaCl2 है, एक्वस मीडियम में गया, 100% डिसोशिएट हो रहा है, ये बनेगा Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। Cl2 है ना, तो 2 मोल में डिसोशिएट होगा, तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, 1 मोल ये रहा, 2 मोल ये रहे, 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, कितने? 1, तो 1/3/1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमने एक केस ले लिया। हमेशा याद रखना, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक है, 1 से बड़ी होगी हमेशा। एसोसिएशन की बात करेंगे, अगर एसोसिएशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 2A डाइमर बन रहा है, तो 2A ये बन गया हमारे पास 100% एसोसिएट कर गया, 100% एसोसिएट कर रहा है, A2 बन गया। ठीक है नहीं? तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 2, ये आ गया 0.1। ठीक है, ये डाइमर का केस है, दिस इज द केस ऑफ डाइमर। मान लीजिए 3 मोल मिलकर 100% एसोसिएट कर गए और ये A3 बन गया, ये ट्राइमर का केस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 3, ये हो गया 0.33। आई की वैल्यू आ गई 0.33। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी।
और एक केस ये रहा डिसोसिएशन का, एक केस ये रहा एसोसिएशन का, तीसरा केस था नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वही वाले सब्सटेंस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, इसमें आई की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। इस वजह से आपको नजर नहीं आ रही थी पहले। आई की वैल्यू अगर हम 1 रख देते वहां पर तो वो हमारा होता, मतलब 1 रखते या ना रखते कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 1 से मल्टीप्लाई करते किसी भी टर्म की तो वही टर्म आ जाती है आपके पास मल्टीप्लाई करके। अब आ रहा ना समझ में, है ना। तो देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू अगर हम 1 वहां पुट कर देते तो 1 को रखने का कोई फायदा नहीं था, और इस वजह से हमने वहां पर आई नहीं लगाया था। ठीक है, देखो जरा ध्यान दो, नोट्स बनाओ जरा जल्दी से। ठीक है, अब ये तो 100% का केस ले लिया। अगर देखो यहां से आई निकलेगा, वैल्यू पुट करो और जो भी चीज निकालनी है वो निकाल लो। देखो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू पुट करो, निकाल लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू पुट करो, ये निकाले। डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो जहां भी आपको जो भी टर्म पूछी है उसमें आई की वैल्यू पुट करो, 100% डिसोसिएशन दे रखा है और निकाल लो। क्लियर है? क्लियर है ना। देखो नोट्स बनाओ। और अगर 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं दे रखा है तो क्या होगा? अगर 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं दे रखा है तो कितना परसेंट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो यह पता होना चाहिए, है ना। तो ध्यान देंगे जरा, कितना परसेंट डिसोसिएशन या एसोसिएट हो रहा है यह पता होना चाहिए। तो देखो जरा ध्यान देंगे, इसके बाद अगर हमें यह पता है कि कितना परसेंट हो रहा है तो उसे परसेंटेज को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अगर हमें यह नहीं पता 100% नहीं हो रहा है तो यह पता होना चाहिए कितना परसेंट हो रहा है, तो यह होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, सबसे पहले में बात करेंगे हम डिसोसिएशन की या एसोसिएशन की। पहले बात करते हैं एसोसिएशन के केस में कितना परसेंट एसोसिएट हुआ। आपको अगर यह पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हम अल्फा बोलते हैं। डिग्री का मतलब होता है कितना परसेंटेज हमारे पास सब्सटेंस एसोसिएट कर रहा है, कितना परसेंटेज सब्सटेंस डिसोसिएट कर रहा है। भाई अगर 100% नहीं कर रहा है तो कितना परसेंटेज कर रहा है, हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है नहीं। तो एसोसिएशन में हमारा फॉर्मूला रहेगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, जिसमें n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स विच गेट एसोसिएट। कितने मोल्स एसोसिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स विच गेट एसोसिएट। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको पता होगी, एन देख लेना कितने मोल्स एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे डाइमर है, डाइमर में हमारे पास ये है, तो डाइमर में ये है भाई, जब 100% नहीं हो रहा तो रिवर्सिबल का साइन लगेगा। ठीक है, तो देखो 2 मोल एसोसिएट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहां पर, इसके लिए। आ रही बात समझ में। तो एसोसिएट देखो ये पता, डिग्री पता है, डिग्री पता है अगर तो डिग्री रख दो। n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है नहीं। i की वैल्यू निकल गई, i की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, जो भी टर्म निकालना था वो निकाल लिया। ठीक है ना। या फिर अगर यह भी हो सकता है कि आपको अगर इनमें से सारी की सारी टर्म दे दी, आई की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली, ध्यान से देना, आई की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली, उस आई की वैल्यू को यहां पुट कर दो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो अल्फा निकल जाएगा। आ रही बात समझ में, सिंपल सी थ्योरी हमारी। अब देखो अगर मान लीजिए डिसोसिएशन का केस है, अगर ये हमारे पास डिसोसिएशन का केस है तो डिसोसिएशन के केस में अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। n क्या है यहां पर, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स which get dissociate, नंबर ऑफ मोल्स गेट डिसोशिएट, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए। जैसे हमारे पास K4FeCN6 है, तो 100% नहीं है तो रिवर्सिबल का साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा 4K पॉजिटिव एक्वस FeCN6 4 नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो देखो एक्वस मीडियम में ये टूट गया, 4 तो ये रहे और 1 मोल ये रहा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 5। यहां पर देखो 4 ये रहे 1 मोल ये, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, 5 मोल डिसोसिएट हुए। आ रही बात में समझ में। देखो डिग्री आपको पता होगी, n आपने यहां से निकाल लिया, n की वैल्यू यहां से निकल गई, i निकल जाएगा, निकल गया i,
जो आई निकलेगा यहां से उसकी वैल्यू जहां भी आपको डालनी होगी वहां पुट कर देना आई की वैल्यू, आपको जो भी अननोन टर्म चाहिए होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, सारी की सारी वैल्यू गिवन होगी या इसमें से सारी की सारी वैल्यू गिवन होगी, यहां से आई निकल जाएगा और यहां से आई निकला, यहां आई पुट हो जाएगा, एन यहां से निकल गया, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है नहीं, मान लो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू आएगी यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है, अल्फा परसेंटेज निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई जो भी टर्म निकलेगी उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में निकल जाएगा। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में निकालना है तो यहां से मल्टीप्लाई बाय 100 करा, परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, बताओ क्लियर? आसान है ना, बहुत आसान कंसेप्ट है बच्चों। और ये कंसेप्ट ऐसा है कि इसको तो आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लेना। ठीक है नहीं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी ना तो दिमाग के अंदर अब तक सेव हो चुका होगा ये सारा का सारा कंसेप्ट। देखो जरा ध्यान दो, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट एक छोटा सा ये हो जाएगा हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है नहीं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है ध्यान देंगे जरा। डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट है वो डिसोशिएट हो रहा है, जैसे ए बी कंपोनेंट है, ये डिसोशिएट हो रहा है, कुछ टूट रहा है कुछ नहीं टूट रहा, तो रिवर्सिबल का साइन लगेगा, ए पॉजिटिव एक्वस बी नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो देख कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। ठीक है नहीं, तो हमने मान लिया, तो देखो जरा ध्यान दो, डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के से रिप्रेजेंट होगा। तो बच्चों जो डिसोसिएटेड आयंस है ये कांस्टेंट हो चुके और जो बचा हुआ सब्सटेंस है ये भी कांस्टेंट हो चुका। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके पास क्या है, ये रेशियो है, रेशियो है इनका, जो डिसोसिएशन वाले सब्सटेंस है इनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो बचा हुआ सब्सटेंस है इसकी कंसंट्रेशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा रेशियो है जो हमारे पास सब्सटेंस डिसोसिएट हुए हैं उनका और जो सब्सटेंस बचा हुआ है उसका, उन दोनों का रेशियो है। ठीक है नहीं, तो देखो जरा ध्यान दो, तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा यहां से निकाल लो, यहां पुट करो, और c क्या हो जाएगा, c हमारे पास मोलैरिटी है, वेयर c इज द मोलैरिटी, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, कंसंट्रेशन है मोलैरिटी में। मोलैरिटी की वैल्यू कैसे निकलती है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या तो मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है नहीं, यहां से आप मोलैरिटी निकालिए, यहां पुट करिए c की जगह, और अल्फा की वैल्यू यहां से निकलेगी, अल्फा की जगह पुट करिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, बताओ आसान है? तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाए, देखो ये हमारे पास इस तरीके से हैं और ये हमारे पास इस तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है, सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है नहीं, तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस कर लेना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। ठीक है नहीं, और अगर ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके एक थम्स अप का साइन भी बना देना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय। होप सो आपको बढ़िया लगा होगा और हमारे साथ आप जुड़े हुए होंगे, हर एक वीडियो को आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखा होगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल 100% आना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।